हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर संजीव कुमार। हम लोग पिछले क्लास में वेक्टर में सीख रहे थे कि अगर कोई वेक्टर का डायग्राम दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, IJ में लिखेंगे कैसे। और बार बार एक बात बोल रहे थे कि ये सब जब लिखना सीख जाते हैं तभी हम लोग मोर देन 2 वेक्टर को ऐड कर पाते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल पाते हैं। यानी कि वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करें ये जानना ज़रूरी होता है, जो पिछले क्लास तक हम लोग सीखे थे। अब देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमसे कहा गया, ए पार्टिकल मूव्स ड्यू ईस्ट फॉर 2 मीटर। ठीक ना, कोई पार्टिकल 2 मीटर ईस्ट में गया, देन इट मूव्स ड्यू नॉर्थ फॉर 3 मीटर एंड फाइनली it moves due north east direction for √2 meter. Find displacement of particle. ठीक ना, आओ क्वेश्चन समझ लिया जाए। कह रहा है एक पार्टिकल जो है ना, पहले 2 मीटर किधर गया, ईस्ट में, फिर 3 मीटर गया नॉर्थ में, और फिर जो है वो √2 मीटर गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। याद करो तो तुमको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या सिखाए थे कि नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में, है ना, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में 45 डिग्री के एंगल पे, उस डायरेक्शन का नाम हम लोग देते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो, इस तरह का जब क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले डायग्राम बनाया जाता है। देखो, इधर ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट है और ये साउथ। क्या कह रहा, पार्टिकल 2 मीटर गया ईस्ट में, चलो 2 मीटर गया ईस्ट में, इसको वेक्टर ए बोले। इसके बाद किधर गया, नॉर्थ में गया 3 मीटर, चलो देखो 3 मीटर गया ये नॉर्थ में। देखो, कोशिश ये करना डायग्राम बनाते समय कि अगर 2 मीटर को इतना बड़ा दिखाए हो तो 3 मीटर को चाहिए ना कि उससे तो थोड़ा बड़ा दिखाए ना। तो चलो ये हो गया वेक्टर बी जो 3 मीटर है। अब चलो तुम यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पे बना लो, इधर है ईस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया साउथ। अब बोलो किधर गया है, तो √2 मीटर गया है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में। चलो √2 मीटर। सोचो तो, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और पार्टिकल पहुंच गया यहां पे। पूछा जा रहा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी रिजल्टेंट क्या होगा। देखो यहां से यहां मिला दो, इसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो। देखो, दूसरा जो मेथड है फिगर बनाने का, वो इसके कंपैरिजन जो है ना ज़्यादा आसान है। ये तो एक्यूरेट फिगर बनाया। दूसरा मेथड है फिगर बनाने का, और यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो इधर हम लोग बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ, इधर बोले वेस्ट और इधर बोले साउथ। देखना क्या कह रहा है, पार्टिकल 2 मीटर गया ईस्ट में,
चलो एक लाइन खींच दिए, ये है वेक्टर ए 2 मीटर। फिर क्या कह रहा, 3 मीटर नॉर्थ में, चलो दूसरा लाइन यहीं से खींच दिए, यानी दूसरा है वेक्टर बी जो 3 मीटर है और उसका और किधर डायरेक्टेड है, तो नॉर्थ में डायरेक्टेड। चलो तीसरा वेक्टर कौन है जी, तो पढ़ो, कह रहा √2 मीटर किधर, तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी 45 डिग्री के एंगल पे। ये तीसरा वेक्टर है सी जो √2 मीटर है। देखो ये फिगर बनाना आसान है कि नहीं, अलग अलग फिगर बना लो तीनों वेक्टर का, और ये एक्यूरेट फिगर है, दोनों में कोई बनाओ, गलत तो कोई भी नहीं है। अब चलो ये तो क्वेश्चन को समझे। हाँ, इस फिगर में तुमको रिजल्टेंट दिखाई पड़ रहा होता है, इस फिगर में बनाने के बाद पता चलेगा कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तीनों वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करो, यानी आई जे में लिखो। बोलो वेक्टर ए कितना है, 2 मीटर, किधर है, ईस्ट में। ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप, आई लिख दिए 2i। अब बोलो वेक्टर बी कितना है, तो ये 3 मीटर है, किधर है, नॉर्थ में, नॉर्थ को जे बोलते हैं ना, तो बोलेंगे 3j। अब चलो वेक्टर सी, वेक्टर सी को क्या लिखे, वेक्टर सी कितना है, √2 मीटर और ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो बोलेंगे ऐसे, √2 cos 45 डिग्री आई, √2 sin 45 डिग्री जे। याद करो पिछले दिन जो सिखाए थे, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आई और जे के बीच में है, आई भी प्लस होगा और जे भी प्लस होगा। पिछले दिन ये बात सिखाए थे ना, तो आई जे में इसको लिखना पड़ा। तो आप कहिएगा सर आप जो हैं ये इस वेक्टर को जे में काहे नहीं लिखे, तो बोलेंगे जो चीज़ डायरेक्ट आई में है तो उसको जे में क्या लिखना है, जो ईस्ट में है ही तो वो तो डायरेक्ट आई हो गया, जो नॉर्थ में है यानी जो एक्सिस पर है वो तो डायरेक्ट आई या जे कुछ भी होगा। अगर इधर होता तो माइनस आई, इधर होता माइनस जे, लेकिन जो एक्सिस पे नहीं है उसको ना हम लोग आई और जे दोनों में लिखेंगे। तो देखो तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2। sin 45 भी क्या होता है, तो 1/√2। देखो तो वेक्टर सी कितना आ गया, i + j, कट गया ना, 1i 1j। अब कुछ नहीं करना है, तुमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कहो या नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जी, आर कितना हुआ, तो बोलेंगे a + b + c। तीनों वेक्टर को ऐड कर दो, तो चलो ऐड करते हैं। वेक्टर a के जगह क्या लिखें, 2i, वेक्टर b के जगह क्या लिखें, 3j, देखो ना लिखा हुआ 2i 3j। वेक्टर c क्या लिखें, तो i + j। अब देखो ना क्या आया, 2i + i 3i, 3j + j 4j, यानी कि क्या आया जी, रिजल्टेंट आ गया 3i + 4j, यानी x कंपोनेंट 3 और y कंपोनेंट 4। समझना, इसको ईस्ट इसको नॉर्थ बोलते हो। रिजल्टेंट क्या आया है, बढ़िया से देखो, 3i + 4j। पिछले दिन इस सब का मतलब सिखाए थे। कोई तुमसे पूछे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये कहना क्या चाह रहा है तुमको कि 3 मीटर जाओ i में और 4 मीटर जाओ j में, तब कौन मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, यानी यही ना रिजल्टेंट हो गया। अब बतलाओ तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम जो मेथड जानते हो 3a² + 4a² डायरेक्ट बोलोगे, आई जे में जब भी लिखा हुआ रहे तो 3s मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर + y बोलो, तो ये 5 मीटर आ गया क्या,
यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर होगा। अब चलो अगर कोई पूछे इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो अगर इस एंगल को निकालना हो तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, बोलो ये थीटा कितने का वैल्यू है, तो थीटा 53 डिग्री का वैल्यू है। ठीक ना। एक स्टूडेंट पूछा सर ये कैसे आप समझे कि 53 डिग्री 4/3 होता है, तो समझो वैसे ही समझे जैसे तुम sin 30 जानते हो 1/2 होता है, sin 45 जैसे जानते हो 1/√2 होता है। मतलब ये है कि इस रिजल्ट को याद रखना होगा, नहीं तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो चेक करेंगे। इसलिए इसमें बहुत दिमाग मत लगाना कि 53 कैसे आया, ये कैलकुलेशन है, बल्कि ये एक याद किया हुआ रिजल्ट है। तो देखो थीटा आया 53 डिग्री, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या दें, तो बोलेंगे 53 डिग्री, देखो ये ईस्ट के साथ एंगल बनाया है ना, तो बोलेंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक ना, एंगल ईस्ट के साथ बनाया तो ईस्ट को बाद में बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी कि देखो यहाँ 3 वेक्टर है, तुमसे कोई कहा तीनों वेक्टर को ऐड करो, तो मेथड सिखाना, तीनों को पहले क्या करेंगे, तो पहले तीनों को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, और कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद यानी आई जे में लिखने के बाद उसको ऐड करेंगे। इस तरह से सॉल्व करना है। अब चाहे 3 वेक्टर रहे चाहे 3000 वेक्टर है, मेथड तो समझा है ना। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक क्वेश्चन जो है SC वर्मा के बुक से लेते हैं, 5 नंबर प्रॉब्लम तुम्हारा एक्सरसाइज में मिला होगा, पहले होमवर्क में नहीं दिए थे क्योंकि ये सब तुम पढ़े हुए नहीं थे। देखो जो भी स्टूडेंट इसी वीडियो से देख रहा होगा लेक्चर को, तो वो कम से कम ये करे कि इसके पहले जो सिखाए हैं ना, कम से कम इसके पहले जो 2 क्लास सिखाए हैं उसको भी देख लोगे ना, तो ये सब बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा। और फॉलो करते चलना, ये नहीं कि अब एक दिन हम देखे अगले दिन नहीं देखे, तो फिर जो है ना बहुत बेहतर तुमको समझ में नहीं आ पाएगा। देखो जी, SC वर्मा के बुक के ही क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में बनाया हुआ एक है वेक्टर ए, चलो नाम तो ये नहीं रखें, लेकिन मान लो हम लोग ए नाम रख दिए, 2 मीटर है और ये 30 डिग्री के एंगल पर है। दूसरा है एक वेक्टर बी, देखो ये निगेटिव y एक्सिस में दिखाया हुआ है, ये 1 मीटर है। तीसरा एक वेक्टर c है, ठीक ना, वेक्टर c है जो 1.5 मीटर है, और ये एंगल जो है 60 डिग्री दिखाया हुआ। अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। तो पहले तो ये जान कि जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर होता है ना, तो तुमको उसको आई जे में रिप्रेजेंट जनरली करना ही पड़ता अगर रिजल्टेंट पूछा जाए तो देखो क्वेश्चन यही है। बहुत बार तुम क्वेश्चन जो है ना पढ़ते हो तो समझते नहीं हो। पहला क्वेश्चन तो समझो यही है कि रिजल्टेंट क्या है। हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा ना कि फाइंड द मैग्नीट्यूड x एंड y कंपोनेंट एंड एंगल विद द x एक्सिस ऑफ दिस 3 रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 वेक्टर। ये जो तीनों वेक्टर है उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बतलाओ, साथ में ये बतलाओ उसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट ये सब क्या होगा। इसके अलावे जो है वो x एक्सिस, तो चलो हम लोग काम करेंगे तो समझ जाओगे, कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो, पहले क्या करोगे, आई जे में लिखो, वेक्टर ए को आई जे में लिखो। कैसे लिखे भाई, वेक्टर ए जो है 2 मीटर है और x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तुम जानते हो ना, इधर आई होता है इधर जे होता है, जानते हो ना।
2 cos 30i 2 sin 30j। देखो तो एक्स एक्सिस से 30 ना बना रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos 30 क्या होता है जी? तो √3/2, sin 30 1/2, 2 कैंसिल, √3i प्लस j, है ना। √3 का वैल्यू क्या लिखें? तो चलो √3 का वैल्यू 1.73 के अप्रॉक्स होता है, प्लस j। चलो ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी को क्या लिखें? तो भाई वेक्टर बी तो बहुत आसान है। लेंथ कितना है? 1 मीटर, और किधर डायरेक्टेड है? -j में, यानी 1 - j, 1 मीटर -j, यानी सीधे बोलो ना -j, बात तो एक ही ना हो गया। अब देखो वेक्टर सी क्या है? तो वेक्टर सी जो है 1.5 मीटर है, और निगेटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। देखो इसको हम लोग आई बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, ये -i, ये -j। ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो i माइनस और j प्लस, जानते हो कि नहीं? तो बोलेंगे कि -1.5 cos 60 डिग्री i प्लस 1.5 sin 60 डिग्री j, है ना। तो हाँ, तो देखो इसका वैल्यू रख देते हैं। 1.5 cos 60 कितना हो गया? 1/2। 1.5 sin 60 कितना हो गया जी? √3/2। थोड़ा सॉल्व भी कर लिया जाए। देखो एक आदत क्या है ना तुम लोगों को, कि सोचते हो हाँ ये तो बन ही गया, और कैलकुलेशन अक्सर करते नहीं हो, तो उससे क्या होता है ना कि एक हैबिट डेवलप हो जाता है छोड़ने का। वो आदत नहीं डालना है, क्वेश्चन को लास्ट तक पहुंचाना है। 1.5 में 2 से डिवाइड करो 0.75, और ये देख लो 1.5/2 करोगे 0.75 इंटू √3 हो गया 1.73j। अब जो है देखो तो वेक्टर सी आया कितना? क्या आया वेक्टर सी? तो बोलेंगे -0.75i, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये 1.29 के अप्रॉक्स आता है, जिसको 1.3 लगभग लिख दिए अप्रॉक्सीमेटली, 1.3j। देखो तीनों वेक्टर को i j में लिख लिए ना। जब तीनों वेक्टर को i j में लिख लिए तो समझो तुम्हारा काम हो गया। अब करना क्या है? तीनों को ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है। a + b + c, बोलो a कितना? तो ये देखो यहाँ निकला हुआ है 1.73i + j। बोलो वेक्टर b कितना? तो वेक्टर b तो -j। बोलो वेक्टर c कितना? तो वेक्टर c है -0.75i, है ना। देखो तो -0 प्लस 1.3j। अब थोड़ा इसको ऐड करके भी तो देख लो ना। देखो जे गायब हो गया क्या? और 1.73i से -0.75 करो तो देखो तो 0.98i, और 1.3j। बस यहाँ पहुँच गया ना, समझो सब काम हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बतलाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बोलो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बतलाओ। कितना हो गया मैग्नीट्यूड? तो 0.98 होल स्क्वायर 1.3 स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा रिजल्टेंट का वो मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो जवाब आएगा
वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 मीटर आएगा, ठीक ना, अप्रोक्सीमेटली जो है 1.6 मीटर आएगा। अब चलो जो बी पार्ट में तुमसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होता है। देखो जो आई में आता है ना उसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। बोलो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो बोलेंगे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हो गया 0.98। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो 1.3। सोच लो आई और जे दोनों प्लस है, थोड़ा सा माइंड में लाओ, तो आई और जे दोनों प्लस है, यानी आर इधर है ना। एक्स कंपोनेंट जो है यानी 0.98 जिसको बोले हो, यही ना 0.98, और ये कितना है 1.3 है। अब तुमसे पूछ रहा है कि इस तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है बतलाओ वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, बतलाओ। तो ये एंगल पूछ रहा है, बोलो tan थीटा निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो कभी कभी कुछ बच्चा अलग अलग टाइप से tan ही थीटा काहे निकालते हैं। अरे तो किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो तो हमारे लिए सुविधा tan और cot ही ने निकालना होगा। ऐसे जनरली याद रखना, जब भी हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करके चलते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे और डायरेक्शन निकालने के लिए एक्स एक्सिस से एंगल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा इजकल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ठीक ना। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, देख लो, सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.32 आएगा। तो थीटा हो गया tan इनवर्स, ये तो tan थीटा का ना वैल्यू आया, थीटा हो गया tan इनवर्स 1.32, ठीक ना। ये एंगल किसके किसके बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट एंड एक्स एक्सिस के बीच का है, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब तुम इतना तो जरूर सीख गए हो कि मोर देन 2 वेक्टर्स जब भी रहेगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, ठीक ना। क्या मेथड सीखा, चलो रिपीट कर दे रहे हैं। मेथड ये है कि पहले वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करो, यानी पहले वेक्टर को क्या करो, आई जे में लिखो और फिर उसको ऐड करो। जब भी मोर देन 2 वेक्टर्स हो तो तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है पहले जैसा कि √a² + b² + 2ab cos थीटा करेंगे। यहाँ पे जो है मेथड यही है कि पहले सारे वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो और फिर उसको ऐड कर लो, है ना। देखो अब जो है एक क्वेश्चन तुमको और दे रहे हैं, क्योंकि देखो जितने प्रॉब्लम बनाओगे ना उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। जैसे एक क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि एक पार्टिकल जो है पहले गया वो नॉर्थ में 4 मीटर, है ना, पहले गया नॉर्थ में 4 मीटर, कह रहा उसके बाद ये पार्टिकल जो है, देखना पहले नॉर्थ में गया 4 मीटर, फिर साउथ ईस्ट में गया 2 मीटर, तो साउथ ईस्ट, सोचो इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ होता है तो साउथ तो इधर है ना, यानी साउथ ईस्ट 45 डिग्री के एंगल पे कितना गया 2 मीटर। इसके बाद जो है ये पार्टिकल जो है 1 मीटर साउथ वेस्ट में गया, है ना, 1 मीटर साउथ वेस्ट में गया। ठीक, सोचो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं लग रहा है। चाहोगे तो इसी फिगर को बहुत सिंपल भी कर सकते हो, मेथड सिखाए हैं।
ठीक ना, साउथ वेस्ट में गया 1 मीटर। ये एक्यूरेट फिगर हो गया। इसी फिगर को तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो। देखना क्या भाई, 4 मीटर किधर गया तो नॉर्थ में गया। फिर दूसरा वेक्टर किधर, 2 मीटर साउथ ईस्ट में। चलो 2 मीटर साउथ ईस्ट में। इसके बाद किधर गया है, 1 मीटर साउथ वेस्ट में। चलो 1 मीटर, इसको वेक्टर सी बोल दे रहे हैं, साउथ वेस्ट में। अब प्रॉब्लम बनाए कैसे, क्वेश्चन क्या है? अरे क्वेश्चन तो यही है कि बतलाओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यही हो गया। देखो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक, या इसी को डिस्प्लेसमेंट को। देखो जो बात तुमको सिखा रहे, बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा चेंज कर लेता है कि तुम क्वेश्चन एक लाइन पढ़ते हो और एक लाइन पढ़ते ही जो है वो छोड़ देते हो कि नहीं नहीं भाई, हमको तो पहला ही लाइन नहीं समझ में आया, आगे क्या समझ में आएगा। है ना, ये लॉजिक कभी कभी बहुत बढ़िया लगता है कि भाई फर्स्ट ही लाइन जब नहीं समझ में आया तो आगे का क्या समझ में आएगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। देखो बहुत बार जब तुम हिंदी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होते हो, कोई पोएम पढ़ रहे होते हो, तो तुमको फर्स्ट लाइन समझ में ना आए या ना आए, जब तुम कुछ बात पढ़ लेते हो तो ये समझ में आने लगता है कि वो ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखो अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन, जैसे सपोज करो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो तुमको और बेहतर बताएगा। हम तुमसे कहे कि तुम हिंदी समझते हो ना, चलो बतलाओ तो हिंदी लिखा हुआ रजा, बतलाओ तो इस रजा का मतलब क्या होता है। तुम कहोगे अरे राजा तो जानते थे, किंग तो जानते थे, रजा क्या है। लेकिन जानते हो हम अगर एक सेंटेंस बोल दें तो तुम उसका मतलब जान जाओगे। कैसे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बोलो तो आप समझ गया कि नहीं, बता तेरी रजा क्या है यानी चाहता क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। यानी पूरा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बात क्लियर होगा ना। ऐसा नहीं कि बस एक लाइन शुरू किए, क्वेश्चन ऐसा बोला, बस वहीं पे कंफ्यूज करके रह गए, है कि नहीं। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि भाई बोलो तो इनायत का मतलब क्या होता है। कोई इनायत ही तो भाई उर्दू शब्द है, कहाँ कहाँ से बोलने लगे, हमको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन जानते हो जब अगर हम ये बोलें कि आज हूँ मैं, जो कुछ भी हो आपकी इनायत है, तो बतलाओ तो तुम इनायत का मतलब समझता है कि नहीं। आपकी इनायत है, आपके बदौलत है। वैसे ही जब तुम कोई क्वेश्चन को पढ़ते हो, जैसे मान लो तुम क्वेश्चन पढ़ा, तुमसे कहा ए गोल्फर टेक्स 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखो तुम में से कुछ स्टूडेंट के क्या होता है, भाई हम गोल्फ तो जानते नहीं हैं, आप गोल्फर वाला क्वेश्चन ला दिए, कहाँ से बनेगा। अजीब बात है, बहुत विचित्र विचित्र बात कहते हो। अब कोई कहेगा एक आदमी दिल्ली से इंग्लैंड गया डिस्प्लेसमेंट गया, तो इंग्लैंड तो हम गए नहीं हैं, इंग्लैंड जाएगा वही डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। ये तो मूर्खता भरी बात। तो गोल्फ खेले हो या ना खेले हो, चलो खेले होते तो शायद लगता कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस में होते, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आगे तो पढ़ो। क्या कह रहा है, ये गोल्फर टेक्स 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। चलो मान लो 1 मिनट नहीं समझ में आया। फर्स्ट 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 2 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट एंड फाइनली 1 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं। यानी कहना चाह रहा ना कि गोल्फर जो है ना, गेंद को जो है 4 मीटर किधर ले गया, नॉर्थ में। अगला शॉट लगाया 2 मीटर किधर ले गया, तो 2 मीटर ले गया साउथ ईस्ट में, फिर 1 मीटर ले गया साउथ वेस्ट में। अब बॉल होल में चला गया। तो कह रहा है कि ये बतलाओ जहाँ से बॉल चला था और जहाँ पहुँचा वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ।
बतलाओ, बता दोगे कि नहीं? या कोई कहे होल जो है जहाँ से बॉल चला था उसका, यानी रिजल्टेंट ही ना पूछ रहा है। देखो हमें बात इसलिए तुमको बता रहे हैं कि अब गोल्फर, फुटबॉलर, क्रिकेटर ये सब कर करके क्वेश्चन पूछे तो क्या नया क्वेश्चन है? वो सब बात तुम ऑलरेडी जानते हो, है ना। थोड़ा हिम्मत का भी ज़रूरत होता है। देखो हर बार जो है ना, आदमी को केवल कंसेप्ट से काम नहीं चलता है। सफलता के लिए जितना कंसेप्ट की ज़रूरत है ना, उतना ही तुमको पेशेंस का भी ज़रूरत है। कोई काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा धैर्य भी चाहिए ना। हम हर काम तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बटन दबाते हो जाए, काम भी अलग अलग तरह का हो सकता है ना। और दूसरी चीज़ है ना कि थोड़ा हिम्मत भी चाहिए, साहस भी चाहिए। हमको जो आता है ना उसको हम इम्प्लीमेंट में ला करके देखें। तो चलो अब मेरा काम बहुत आसान है। क्या भाई, वेक्टर ए कितना? तो 4j, ये तो नॉर्थ में है ही। वेक्टर बी कितना? बोलेंगे ठीक है यही तो बी है। देख लो ये ईस्ट है, ये साउथ है। आई प्लस जे माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। 2 cos 45 डिग्री आई माइनस 2 sin 45 डिग्री जे। मालूम है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में जे तो माइनस रहता है ना। बोलो क्या लिखा जाए? cos 45 कितना? 1/√2 sin 45 1/√2। देखो तो क्या आ गया? वेक्टर बी जो है √2i माइनस √2j। क्या दिक्कत है? थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो लिख लो 1.4i माइनस 1.4j। क्या दिक्कत है? चलो वेक्टर सी, वेक्टर सी क्या लिखें जी? बोलेंगे वेक्टर सी देखो किस क्वाड्रेंट में है? तो वेक्टर सी थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका आई भी माइनस होगा, जे भी माइनस होगा। तो बोलेंगे -1 cos 45 डिग्री आई माइनस 1 sin 45 डिग्री जे। देखो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ही तो समझ ही रहे हो। अब इसको लिखें 1/√2i 1/√2j। लेकिन ये 1/√2 का वैल्यू क्या होगा? ये थोड़ा सा इस पे भी काम कर लिया जाए क्या? 1/√2 तो 1/√2 होता है लगभग 1.4। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो 10/14, देख लो ये 5/7 हो गया। यानी कि लगभग जो है ये 0.7 हो गया। यानी 1/√2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0.7। ठीक है ना। देखो एक बात जानना, अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो क्या यही आएगा? कुछ और भी पॉइंट, मतलब थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का फर्क पड़ता है ना, तो वो सब अब नहीं देखा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली हम वहाँ पहुँच रहे कि नहीं। अब एक्यूरेट करते रहे तो √2 का वैल्यू निकालोगे तो 1.414 इतना तक तो याद रहता है। 1.414 उसके आगे भी तो बहुत कुछ होता है। तो वैसे अब सॉल्व नहीं करेंगे, एक थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के चलेंगे। मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हारा आंसर आया 1.29 और आंसर में दिया हुआ 1.3, तो बोलेंगे हाँ वो अप्रॉक्सीमेटली सही है। देखो -0.7j, तो ABC तो हम लोग निकाल लिए। अब मुझे क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है यानी इस तीनों को मुझे ऐड करना है। इस तीनों को मुझे ऐड करना है तो चलो जी ऐड किया जाए। R = A + B + C। A कितना है जी? तो ये तो 4j। B कितना है? 1.4i माइनस 1.4j। C कितना है? तो -0.7i माइनस 0.7j, है ना। बस अब देख लो ना, आई वाला को एक साथ देखो करो। 1.4i
-0.7 आई, हो गया 0.7। 1.4 से माइनस करोगे 0.7 को तो 0.7 आई। जे वाला देखो 4J, तो 4 -1.4 और -0.7J, तो -1.4 और -0.7 मिलके -2.1। देखो तो कितना आ गया रिजल्टेंट। आर क्या आ गया जी, बोलो तो। आ गया 0.7 आई, और इसको सॉल्व करो तो ये 1.9J हुआ क्या, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 0.7 स्क्वायर 1.9 स्क्वायर। देख लो इसमें भी आई और जे दोनों प्लस है, तो उससे क्या पता चला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट होगा, यानी रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, अगर ये पता करना हो तो tan थीटा इजकल टू y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, यानी 1.9 डिवाइडेड बाई यानी 19/7। बोलो तो थीटा क्या हो गया जी, tan इनवर्स 19/7। इस डायरेक्शन का नाम क्या दें, तो जाहिर है नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट से ना एंगल बना रहा है। चलो अब 2-3 एग्जाम्पल हम ले लिए। जो एग्जाम्पल जो है तुमको बतलाया कि मोर देन 2 वेक्टर्स जब रहेगा तब तुम कैसे उसके रिजल्टेंट को निकालोगे, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तुम चाहो तो क्वेश्चन खुद से भी क्रिएट कर लोगे, ऐसे लिख लेना क्वेश्चन अपने से कि एक पार्टिकल जो है पहले नॉर्थ में गया 4 मीटर, फिर साउथ ईस्ट में गया 2 मीटर, फिर साउथ वेस्ट में गया 1 मीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जब भी तुम लेक्चर देखते हो तो अपने पास अगर कॉपी रखो, है ना। पूरा ऐसा नहीं कि पूरा एकदम लेक्चर देख ही ले शुरू से लास्ट तक, थोड़ा बीच में तुम हल्का रुक भी सकते हो और कॉपी रखो, कुछ बात नोट करने लायक हो फिर नोट करो फिर बढ़ो, इस तरह से भी काम को कर सकते हो, है ना। जो तुमको कन्वीनियंट लगे, जिस ढंग से तुमको बेहतर समझ में आवे। हाँ, ये ज़रूर मुझे बताना कि जो हम तुमको सिखा रहे हैं वो सब बात तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्लासरूम में कोई बैठा हुआ तो रहता नहीं, तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो लोग सही ढंग से समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, मतलब उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आज हम डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगले क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, फिर ना डॉट प्रोडक्ट का कुछ एप्लीकेशन बतलाएंगे, फिर क्रॉस पढ़ाएंगे, और फिर जो है हम तुमको ये सिखाएंगे कि वेक्टर को तो अभी आई जे में लिखना सीखे हो, आई जे के में कैसे, यानी 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं पे समझो एक तरह से इसका एंड हो जाएगा। तो पेशेंस बना करके सही ढंग से पढ़ते रहो। देखो एक क्वेश्चन है कि एक कार जो है 2 किलोमीटर गया ईस्ट में, ठीक ना, 2 किलोमीटर गया ईस्ट में। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 मीटर यानी कि ½ किलोमीटर, देखो कह रहा 500 मीटर, लेकिन याद रखना अगर ये किलोमीटर है तो अब दूसरा मीटर में नहीं, या तो इसको भी मीटर में बदल दो नहीं तो इसको भी, तो 500 मीटर बोल रहा है। 500 मीटर यानी ½ किलोमीटर गया, ये कह रहा है। देखो क्वेश्चन में अब नॉर्थ न बोल के ऐसे कह दिया, एक कार ईस्ट में जा रहा है
और 90 डिग्री पे लेफ्ट टर्न लिया, बाएं मुड़ गया, देखो जा रहा था इधर, 90 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट टर्न लिया और 500 मीटर गया, यानी हाफ किलोमीटर गया। इसके बाद कह रहा फिर 90 डिग्री पे राइट टर्न लिया, चलिए राइट टर्न लिया और अब किए गया 4 किलोमीटर। पूछा जा रहा है तुमसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे बनाया जाए। तो वेक्टर ए जो है 2i, वेक्टर बी जो है हाफ j, वेक्टर सी जो है 4i। देख लो सही लिखे ना, 2 किलोमीटर i में, हाफ किलोमीटर, अब 500 मत लिख देना मीटर, हाफ किलोमीटर j में, अब फिर 4 किलोमीटर i में। तो कह रहा बतलाओ कार का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यानी इस तीनों को ऐड करना, a प्लस बी प्लस सी, बोलो तो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी करोगे, a कितना 2i, b कितना है, तो b जो है वो है हाफ j, c जो है वो है 4i, 6i प्लस हाफ j। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 स्क्वायर, यही हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, ये सॉल्व तो कर ही लोगे, 36 1/4, आगे भी अपना एलसीएम लेके करते रहना। देखो अब तुमको एक बात बता रहे हैं, जैसे ये ईस्ट ये नॉर्थ, आई और जे दोनों प्लस, यानी रिजल्टेंट जो है वो इधर है क्या, रिजल्टेंट ईस्ट से कितना एंगल बनाएगा, तो जानते हो ना आई जे में जब लिखा रहता है तो कैसे निकालते हो, थोड़ा याद करो, tan थीटा करते हैं, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो बोलेंगे क्या, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट 1/2 डिवाइडेड बाई 6, बोलो tan थीटा कितना हो गया 1/12, थीटा क्या हो गया tan इनवर्स 1/12, और थोड़ा बोलो इस डायरेक्शन का नाम क्या लिखें, तो जाहिर है देख लो आई और जे में ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो इसको हम लोग नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख दें क्या। तो देखो इस तरह से हम लोग ये सीखे कि जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर होगा तो उसका हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, और ये जो क्वेश्चन हम तुमको बतलाए ये भी एससीवी का क्वेश्चन है, एससी वर्मा का जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। तो देखो अब जो है एडिशन सब, अब अगर मान लो इसी में कोई कहे ना कि नहीं a प्लस बी ना बता के a माइनस बी बताइए, तब भी तो तुम काम करना जानते ही हो ना, यानी कि अब चाहे 2 से 2 वेक्टर हो या 2 से ज़्यादा वेक्टर हो, उसको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, क्या करना हो, हर तरह के जो प्रॉब्लम है वो हम तुमको सिखा दिए, मेथड तुमको बता दिए हैं। अब रही बात प्रैक्टिस का, तो तुम लोगों को जो है वैसे तो एससी वर्मा के बुक में देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एससी वर्मा के बुक में एक्सरसाइज में अभी तुम 1 से 10 तक प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले ही तुमको डील कर दिए हैं, 1 2 3 6 8 और 10 ही पहले ही डील कर चुके हैं, यानी बाकी जो बच गया वो सब तुम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का बनाना। हम तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए भी जो है ना
वो बोलेंगे कि कब बनाने, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें दिक्कत क्या है ना कि पूरा जब तक नहीं पढ़ोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव पर नहीं आ पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सके पहला ही क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का मिल जाए, कुछ अलग टाइप का मिल जाए, तो वो सब का भी कंसेप्ट देंगे। लेकिन एक देखो तुम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो, बुक्स वगैरह मिल रहा हो तो एक बेसिक बुक है खास करके बिगिनर्स के लिए। जैसे कैसे कोई काम तुम स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते समय अगर तुम कोई काम को करो और वो काम कुछ समझ में ही नहीं आया और बने ही नहीं, तुम्हारा कभी इंटरेस्ट बनेगा, तुम जल्दी ही उससे दूर भागना शुरू कर दोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम दिए, थोड़ा और लेवल उठाए, लेवल को थोड़ा अप करते गए, तो तुम जो है ना कम से कम मन में सेटिस्फैक्शन तो होता है ना कि हाँ यहाँ तक हम बना लिए। तो देखो ये बुक आता है, स्पेशली बिहार में ही पॉपुलर है, एक एम करीम का बुक आता है। इसमें तुमको बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इसमें अगर 10 क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो 5-7 क्वेश्चन तुमसे खुद बनेगा। तो अगर वो के पास हो तो तुम एक काम कर सकते हो, उसमें जो है तुम पहले स्टार्ट में 1 से 19 तक प्रॉब्लम ट्राई करो। बुक अगर हो तो ऐसे हम कोशिश करेंगे उस बुक का जो है पेज क्वेश्चन तुमको डाल दें कि जैसे तुमको ट्राई करने में बने, ठीक ना। देखो बार बार एक बात सिखा रहे हैं, कंसेप्ट को सीखना उतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे कहा जाता है, कोई सिद्धांत को जानना बहुत मुश्किल नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट में लाना, उसको फॉलो करना मुश्किल होता है। जैसे अक्सर सुनता है ना, आदमी को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य के रास्ते में चलने में कितना दिक्कत होता है। तो वही इम्प्लीमेंट में उसको लाना है। तो क्या करना कि जो होमवर्क हम देना, यानी हम थियरी तो पढ़ाए, जब तक न्यूमेरिकल बनाओगे नहीं तो पूरा कंसेप्ट तो क्लियर होगा नहीं। तो उसमें 1 से 19 ट्राई कर लेना, फिर 21, 22, 23, 24 ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, वो बना सकते हो। फिर तुम जो है ना, अगर बुक उपलब्ध रहे तो उसमें तुम जो है 46 से ले करके जो आगे जितना भी क्वेश्चन है 50 तक या 51 तक उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। और एससी वर्मा का बुक केवल है तो एक्सरसाइज में 1 से 10 तक ट्राई करना। एससी वर्मा के वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 29 में ये एक्सरसाइज है, इसलिए सब लिख दे रहे हैं कि कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ, क्योंकि चैप्टर का नाम वेक्टर नहीं लिखा हुआ है। और एम करीम जब ट्राई करोगे ना तो वो चैप्टर है वेक्टर, फर्स्ट चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर देख लेना इंडेक्स में और उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो देखो इसमें आज जो है ना तुम लोगों को इतना ही सिखा रहे हैं, ट्राई कर लेना। जो दिक्कत हो तो तुम क्या करना कि अपने कमेंट में लिख देना कि सर ये प्रॉब्लम दिक्कत है। तो अगले क्लास में जो है ना हम पहले उस देख लेंगे कि तुमको क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन बता के और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। ऐसे आगे हमको पढ़ाना है डॉट प्रोडक्ट। चलो धन्यवाद।